Hello my dear students, this is your host and your teacher and your friend तरुण कुमार। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेक्चर 1 है हमारे साथ। देखिए सीधा काम की बात पर आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है, हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल भी है। और एग्ज़ाम के पैटर्न से नहीं समझना कि एग्ज़ाम में इसकी वेटेज क्या है। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो एग्ज़ाम के वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को समझ रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में जो होना है वो हो ही जाएगा, एग्ज़ाम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी अंडरस्टैंडिंग का। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान लगाएं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम। शुरुआत हम करेंगे लेक्चर 1 से। चलिए तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मेरी बात को समझिएगा, माइक्रो एंड मैक्रो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि सर माइक्रो हमने 11th में पढ़ी थी, मैक्रो हम 12th में पढ़ रहे हैं। क्या ये डिफरेंस है? नहीं, ये डिफरेंस नहीं है। माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस है इनकी कैपेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर। कि अगर हम माइक्रो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर हम एक माइक्रो स्टडी करते हैं तो माइक्रो स्टडी इकोनॉमिक्स को किस लेवल तक स्टडी कर सकती है, जबकि मैक्रो हमें यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हमारी इकोनॉमी का लेवल, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी लेवल, हमारी इकोनॉमी का इनकम फ्लो, हमारी इकोनॉमी का नेशनल इनकम लेवल किस लेवल तक पहुंच सकता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माइक्रो हमने 11th क्लास में इसको समझा, बहुत डिटेल में इसके बारे में गए, तो हम एक अल्टीमेट रिजल्ट निकाल पाए कि भाई माइक्रो एक इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ती है। इंडिविजुअलिज्म कि माइक्रो एक इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करती है। इकोनॉमी एज अ होल। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी पर फोकस करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर स्टडी करती है। एक बेसिक से डिफरेंस को लेकर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, और यहां एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैं यहां एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं, लेकिन आप एब्रिविएशंस बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अपने एग्जाम में आप पूरा लिख कर आएंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। Let's try to understand what is the difference between micro and macro, and what is the difference between individualism and economy as a whole, which consist demand and supply and aggregate demand and supply. Let's understand the concept. एक डिमांड, हमने 11th क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझा। डिमांड एक प्रोसीजर है, डिमांड एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इंडिविजुअल अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर से कुछ खरीदता है। तो यहां डिमांड में there is a consumer and there is a producer. I am saying there is a consumer and there is a producer, यानी एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर मिलकर माइक्रो इकोनॉमिक्स को जनरेट करते हैं। एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर मिलकर माइक्रो इकोनॉमिक्स को जनरेट करते हैं। इन दोनों के बीच जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, अगर हम उसकी स्टडी करना चाहें तो स्टडी विल बी ट्रांसफर इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाउएवर, अगर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करें तो मैंने पहले लिखा है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेट अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज अ डिमांड ऑफ इकोनॉमी। आई एम नॉट सेइंग डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि देश के अंदर, इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड है। 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फ्लो ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता है,
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड में ये डिमांड कौन कर रहा है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, मिस्टर अख्तर, मिस्टर अबलूल, मिस्टर हैरी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट में डिमांड हो रही है, यानी 10,000 करोड़ रुपए का देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम ऑफ 10,000 करोड़ इन इंडियन इकोनॉमी। वेयर एवर, अगर हम वापस यहां पर आए माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। मैं पहले एक पॉइंट यहां से समझाऊंगा, फिर एक पॉइंट यहां से समझाऊंगा, फिर मैं यहां वापस आऊंगा, फिर वहां वापस जाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत आराम से मेरी बात को समझिएगा कि मैं इसको अलग सेपरेट करके आपको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं और इसको अलग सेपरेट करके आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो अभी मैं मान लेता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ने वाले हैं, आगे वाली क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, whenever these both things are equal, it will be terms at equilibrium in market। तो जब मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं मान के चलता हूं कि हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो यहां सप्लाई भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की होगी, तो लगभग सप्लाई भी 10,000 करोड़ रुपए की होगी। अब जरा समझते हैं, यहां सप्लाई एक इंडिविजुअल की थी। अच्छा, अब इंडिविजुअल का मतलब भी समझ लीजिए। मुझे यकीन है कि आपने 11th में इसको अच्छे से समझा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा चाहूँगा। अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल जरूरी एक पर्सन की ही बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल मोहल्ला हो सकता है, इंडिविजुअल स्टेट हो सकता है। अब दिल्ली एक स्टेट है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं दिल्ली की एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, एट द लेवल ऑफ होल कंट्री, तो वो अपने आप में एक माइक्रो स्टडी वेरिएबल बन जाता है, एक अपने आप में माइक्रो स्टडी बन जाती है, क्योंकि यहां पर हम किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट कर दूं अपने आप को माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहां सिर्फ एक स्टेट नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी है जहां पर डिमांड और सप्लाई को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहां डिमांड का मतलब समझ में आया, एग्रीगेट डिमांड की 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड मार्केट में है, यानी 10,000 करोड़ का फ्लो ऑफ इनकम है, 10,000 करोड़ का फ्लो ऑफ इनकम है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 10,000 करोड़ रुपए की आप डिमांड कर रहे हैं, 10,000 करोड़ आपके पास है, किसी के पास नहीं होते, कुछ 2-4 लोगों को छोड़ दें, ठीक है। इनइक्वालिटी इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हमारे देश में हो रहा है, अगर उसको छोड़ दें तो कुछ बाकी बहुत बड़ी कंट्री, मतलब बहुत सारे लोगों को मिलाकर भी 10,000 करोड़ लोगों की इनकम नहीं होगी। लेकिन इकोनॉमी में फ्लो तो है ना। मैंने आपको क्या कहा, मुझे क्या मतलब कि इस 10,000 करोड़ में कौन कितनी डिमांड कर रहा हो सकता है। मिस्टर राम 5 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, मिस्टर श्याम 10 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर 100 रुपए की डिमांड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर 1,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। हम सबकी डिमांड को मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनता है, जबकि माइक्रो लेवल पर सिर्फ डिमांड ये रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल के बारे में, एक इंडिविजुअल कंपनी, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल स्टेट। मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर स्टडी कैसे की जाए, ये स्टडी कैसे होती है, स्टडी में कौन कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ स्टडी करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता। यहाँ हम किसी इंडिविजुअल, मैं बार बार इंडिविजुअल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस इंडिविजुअल पर है माइक्रो को समझाने के लिए। यहाँ मुझे किसी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल स्टेट की बस जानकारी इकट्ठा करने और मैं उस स्टडी को कर पाऊँगा। लेकिन इतना बड़ा देश, अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो इतना बड़ा देश है हमारा, हर चीज़ को एग्जैक्टली काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए हमारे पास कुछ एजेंसीज काम कर रही हैं, जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम 12th क्लास का मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। इस तरह की कई और एजेंसीज हैं जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के लिए अल्टीमेट गोल रखती हैं और वो मैक्रो स्टडी में हमारी हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस जो मैं आपको समझा पाया हूँ, तो क्या मतलब निकल कर आता है, एक अल्टीमेट गोल निकल कर आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल इकोनॉमी, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। जबकि मैक्रो लेवल
मैक्रो लेवल स्टडी करता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एज अ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में मिलता है, आप चाहें तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आपने वो लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, भाई यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो एक बेसिक फंक्शन था, समझाने की कोशिश थी मेरी कि वो माइक्रो और मैक्रो के बीच का क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट हमारा ये है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत छोटी सी बात है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप ऐसे समझ लीजिए कि बुकिश नॉलेज पर जाएंगे, अभी जाएंगे, बुक को भी देखेंगे, बुक में क्या लिखा हुआ है, लेकिन पहले समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपकी जेब में जो 100 रुपये हैं वो कितने दिन तक आपकी जेब में रहने वाले हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? कोई स्टूडेंट कह सकता है मेरा कि सर मेरे पास तो 10 साल से 100 रुपये हैं, मेरे दादाजी ने दिए थे, वो मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपने उसे काउंटिंग से बाहर कर दिया है, क्योंकि आपने उस 100 रुपये को फ्लो में ही डेवलप नहीं किया, फ्लो में आने ही नहीं दिया, तो आपने उस 100 रुपये को काउंटिंग से बाहर कर दिया है और नॉट विलिंगली आपने ब्लैक मनी जनरेट कर लिया। सर ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी भी समझेंगे, खैर वो आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी समझने का, ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन समझते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 100 रुपये आपकी जेब में है सर, वो बहुत दिन आपकी जेब में नहीं रहने वाले, वो आपके पड़ोसी की जेब में भी जाएंगे और हो सकता है कभी ना कभी मेरी जेब में भी आ जाए और फिर मेरी जेब से भी बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा मतलब है। अभी बुक पे भी जाएंगे, डायग्राम्स और ये डेफिनेशंस और ये है वो है, कोई कह सकता है कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये कोई बात है, तो हम जानते हैं पहले से। हाँ आप जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स को पहले से जानते हैं, आप बचपन से इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं, मनी में डील कर रहे हैं ना आप बचपन से। मनी इज इकोनॉमिक्स। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का मतलब ही मनी है सर। मनी इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज मनी। तो खैर समझते हैं जरा। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए देयर इज 2 different people, 2 different group of people is necessary to run a economy smoothly, and these are, one is producer and consumer। एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है। तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिकल और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। लेट अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोड्यूसर एक इकोनॉमी में क्या क्या लगाता है, क्या क्या लगाता है और उसको लगाने के लिए उसको खुद की क्या कॉस्ट आती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक प्रोड्यूसर यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड हिज ओन लेबर, दैट इज एंटरप्राइज, दैट इज अपना खुद का एंटरप्राइज, अपनी खुद की लेबर, या सिंपल वे में कहूं तो ऑन लेबर। मैं आपको यहां पे ऑन लेबर लिख के देता हूं, ऑन लेबर। भाई हर पर्सन, हर प्रोड्यूसर जो काम करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है, वो खुद भी तो मेहनत कर ही रहा है ना। ठीक है, उसकी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उसकी फैक्ट्री में मशीन्स पर तो लेबर काम कर रही है, लेकिन वो खुद की मेहनत भी लगा रहा है। और एक कंज्यूमर क्या चाह रहा है? कंज्यूमर चाहता है सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहा है और एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन लेबर, अपनी खुद की मेहनत भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है। तो समझते हैं इनका रिटर्न क्या है। एक प्रोड्यूसर को और एक कंज्यूमर को ये लगाने से रिटर्न्स क्या मिलते हैं या क्या कॉस्ट आती है। क्या लैंड, लेबर और कैपिटल या ऑन लेबर प्रोड्यूसर को फ्री में मिल जाती है? नहीं, इसके लिए भी उसे एक कॉस्ट इन्वेट करनी पड़ती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए भी उसे एक कॉस्ट इन्वेट करनी पड़ती है। लैंड के लिए रेंट पे करना पड़ता है। अगर वो लैंड यूज़ कर रहा है तो उसे रेंट पे करना पड़ेगा।
अपना खुद का रेंट भी, अगर मान लीजिए उसका खुद का लैंड भी यूज़ कर रहा है, वो अपनी खुद की ज़मीन भी यूज़ कर रहा है, तो आपने 11th क्लास में एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब समझा था, उसमें आपने जाना था कि मेरी खुद की ज़मीन का किराया वो भी तो मेरी कॉस्ट है। अगर ये खुद की ज़मीन में अपने बिजनेस में लगाकर दूसरे के बिजनेस में लगाता तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से कुछ इनकम रिसीव होती। लेबर के लिए उसे वेजेस पे करने पड़ेंगे। कैपिटल यानी कि उसको कुछ फंड या मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आउन लेबर अपनी खुद की मेहनत, जिसके बदले उसे क्या मिलेगा, मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और ये सारी ही चीज़ें उसे कौन प्रोड्यूस करके देगा? एक कंज्यूमर प्रोड्यूस करके देगा बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक प्रोड्यूसर इन सब चीज़ों का यूज़ करके कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करेगा और जो कंज्यूमर है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर को ये सब देगा। वो ये सब कैसे देगा? इन एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रोड्यूसर इनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज ऑफ मनी की फॉर्म में रेंट, लेबर, मनी और प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करके देगा। इसका इस्तेमाल करके रेंट, मनी, वेजेस का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इनसे फिर लैंड, लेबर, कैपिटल और लेबर लगाई जाएगी। प्रोड्यूसर फिर से प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर तक पहुंचेगा, कंज्यूमर फिर से उन्हें एक्सचेंज ऑफ मनी या मनी पहुंचाएगा और इस तरह से एक सर्कुलेशन ऑफ मनी डेवलप हो जाएगा। इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी डेवलप होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे डील करता है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम जाएंगे। फिलहाल थैंक यू। ओके, तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब जब इसके आगे भी हम कॉन्सेप्ट्स को बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से भी इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यही हमारी फीस है सर। थैंक यू।